ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। उसने हल्का सा सर घुमा रिवांशी की तरफ देखा, जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। लक्ष्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरे साथ चलने के लिए पहले मेरे काबिल बनो। तुम मेरे लिए अनजान थी और अनजान रहोगी। मेरे दुश्मन की बहन को अपने साथ रखने की पहले एक वजह थी मेरे पास, लेकिन अब कोई वजह नहीं है, इसलिए तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बोलकर वो बिना रिवांशी की बात सुने अपनी कार में बैठ गया। रिवांशी अभी भी वही खड़ी नम आंखों से लक्ष्य की कार को देख रही थी। कुछ ही देर में लक्ष्य की कार वहां से निकल गई और रिवांशी वही खड़ी बस उस कार को जाते देखती रह गई। लक्ष्य की कार के जाते ही रिवांशी धम से नीचे घुटनों के बल गिर गई। उसकी आंख से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आया। उसकी नजरें अभी भी उस तरफ देख रही थी जहां कुछ देर पहले लक्ष्य की कार थी। रिवांशी ने अपने गाल पर ठहरी आंसू की बूंद को अपने एक हाथ से साफ किया और धीमी सी आवाज में बोली, तुम्हें तो मेरा होना ही होगा लक्ष्य खुराना। रिवांशी वालिया हूं मैं। कोई चीज एक बार पसंद आ जाती है तो उसे हर हाल में हासिल करके ही रहती हूँ। फिर तुम क्या चीज हो? पहली बार देखा था तभी तुम पसंद आ गए थे और उसी वक्त तुम्हें अपना मान लिया था। अब बस तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना है। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करना अच्छे से आता है मुझे। ये बोलते हुए उसकी आंखों में अलग सा ही जुनून नजर आ रहा था, जो वक्त के साथ किसी भी हद तक जा सकता था। इधर दूसरी तरफ माया इस वक्त शमशान घाट में खड़ी सामने दो कब्र को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। हल्की बारिश हो रही थी जिसमें वो भीग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे और कपड़े भी पूरे भीग चुके थे। माया की नजरें सामने कब्र पर लिखे नाम पर टिकी हुई थी, जिनमें एक पर आरशी खुराना नाम था और दूसरी तरफ अभिमान खुराना नाम लिखा हुआ था। तभी पीछे से किसी ने माया के कंधे पर हाथ रखा, जिसका एहसास होते ही माया ने हल्का सा सर घुमा अपने बगल में खड़े लक्ष्य को देख, जो उसे ही देख रहा था। माया ने कुछ पल लक्ष्य को देखा और फिर वापस सामने देखते हुए बोली, अपना कीमती वक्त निकाल कर आने के लिए शुक्रिया, वरना मुझे तो लगा था आप नहीं आओगे। आफ्टर ऑल मॉम डैड के आप सिर्फ नाम के बेटे थे। उनके लास्ट टाइम पर भी आपने वक्त पर आना सही नहीं समझा। उसकी बात सुनकर लक्ष्य के फेस पर हल्की सी दर्द भरी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ माया के कंधे से हटाया और फिर सामने देखते हुए बोला, सही कहा तुमने, मैं तो सिर्फ उनका नाम का बेटा था। बचपन के एक हादसे ने मुझसे मेरे मॉम डैड को छीन लिया और उनसे उनका बेटा छीन लिया। ये बोलते हुए उसके दिमाग में कुछ पुरानी सी यादें चलने लगी थी। लक्ष्य की बात सुनकर माया ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोली, कौन सा हादसा? किस हादसे की बात कर रहे हो आप? ये बोलते हुए वो सवालिया नजरों से लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य ने हल्का सा सर घुमा माया को देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, बचपन में हुआ था एक हादसा जिसके बारे में तुम्हें याद नहीं है। बहुत छोटी थी उस वक्त तुम। समथिंग 3 इयर्स की थी तुम। इतना बोल वो चुप हो गया और वापस सामने देखने लगा। लक्ष्य बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखते हुए बोला, काया खुराना, हमारी बहन। तुम और वो दोनों जुड़वा थी। काया तुमसे 5 मिनट छोटी थी। इतना बोल वो चुप हो गया। लक्ष्य को चुप देख माया तुरंत बोली, काया हमारी बहन तो वो अब कहाँ है? मैंने कभी मॉम डैड से उसके बारे में सुना क्यों नहीं? मतलब उन्होंने कभी उसके बारे में नहीं बताया? उसका सवाल सुनकर लक्ष्य ने उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, जब काया 3 साल की थी तब मैं उसे अपने साथ लेकर स्कूल लेकर गया था। बचपन में तुम बीमार रहती थी, इसलिए मैं स्कूल में उसे ही अपने साथ लेकर गया था। मॉम डैड ने काया को मेरे भरोसे मेरे साथ भेजा था, बट जब हम स्कूल से वापस घर आ रहे थे तब। इतना बोल वो चुप हो गया और उसकी आंखों के समाने 20 साल पहले की यादें आने लगी।
फ्लैशबैक 20 साल पहले लंदन की एक बड़ी सी स्कूल जिसके मेन गेट से बहुत सारे बच्चे भागते हुए बाहर निकल रहे थे। स्कूल की छुट्टी अभी अभी हुई थी, इसलिए सारे बच्चे भागते हुए बाहर निकल रहे थे। कुछ बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पिक करने आए थे और कुछ स्कूल बस से अपने घर जा रहे थे। बाकी के कुछ जिनके घर पास में थे वे पैदल घर जा रहे थे। उन्हीं के बीच में एक लड़का जो दिखने में 7 या 8 साल का होगा, वो एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़े आराम से स्कूल से बाहर निकल रहा था। वो बच्ची दिखने में बेहद क्यूट थी। वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से खिलखिलाकर हंसते हुए उस लड़के के साथ चल रही थी। तभी अचानक उस लड़के को किसी ने पीछे से आवाज दी, लक्ष्य 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही लक्ष्य के कदम रुक गए। लक्ष्य ने सर घुमा पीछे देखा जहां एक लड़का उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उस लड़के को देखते ही लक्ष्य धीरे से बोला, निक, बोलकर वो सामने आ रहे लड़के को देख रहा था। इधर वो बच्ची जो लक्ष्य के रुक जाने से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र सामने एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी जो आइसक्रीम का था, जिसे देखते ही उस बच्ची की आंखों में चमक आ गई। उसने एक नज़र लक्ष्य को देखा जो निक से बात कर रहा था। निक लक्ष्य से कुछ पूछ रहा था और लक्ष्य उसे वो चीज़ समझा रहा था। लक्ष्य को बिजी देख उस बच्ची ने धीरे से अपना हाथ उससे छुड़वाया और फिर अपने नन्हे कदमों से चलते हुए उस स्टॉल की तरफ चली गई। इधर लक्ष्य ने कुछ देर निक से बात करने के बाद अपनी नज़रें नीची कर उस बच्ची की तरफ देखा जो अब वहाँ नहीं थी। उस बच्ची को वहाँ नहीं देख लक्ष्य एकदम से हैरान रह गया। उसने तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर घुमाकर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। लक्ष्य को घबराया हुआ देख निक कन्फ्यूजन से बोला, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तभी लक्ष्य आगे की तरफ जाते हुए परेशानी से बोला, काया नहीं दिख रही है। वो अभी मेरे पास खड़ी थी लेकिन अब कहीं नज़र नहीं आ रही है वो। ये सुनते ही निक भी चारों तरफ देखने लगा पर उसे भी काया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इधर सड़क के दूसरी तरफ एक ब्लैक कार खड़ी थी जिसमें 4 से 5 आदमी बैठे थे और उनमें से एक की गोद में काया डरी सहमी सी बैठी थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन आदमियों ने एक बार लक्ष्य को देखा जो सड़क पर पागलों की तरह काया को ढूंढ रहा था और फिर एक आदमी ने कार स्टार्ट करने को कहा। कुछ ही पल में वो कार वहां से निकल गई और लक्ष्य, निक अभी भी सड़क पर इधर उधर काया को ढूंढ रहे थे, लोगों से उसके बारे में पूछ रहे थे। फ्लैशबैक एंड ये सब बताते हुए लक्ष्य की आंखों में अपनी बहन को खोने का दर्द उभर आया था। माया बिना किसी इमोशन के लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य माया के पास आया और उसे कंधों से पकड़ते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, माया मैं तुमसे और काया से बराबर प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। उस दिन के बाद सबने काया को बहुत ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं चला। काया के खो जाने के बाद मॉम डैड ने मुझसे बात करना बंद कर दिया क्योंकि काया के खो जाने के पीछे की वजह कहीं ना कहीं मैं ही था। उसके बाद डैड ने मुझे जर्मनी भेज दिया पढ़ने के लिए और फिर कभी मुझे आने को नहीं कहा, कभी मुझसे बात नहीं की। मानता हूँ गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन उस वक्त मैं भी तो एक बच्चा ही था। मॉम डैड ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं और इसलिए ही मुझ में लास्ट टाइम उन्हें देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, वो मेरे भी मॉम डैड थे और मैं हमेशा उनसे प्यार करूँगा। जिस किसी ने भी हमारे मॉम डैड को मारा है, आई प्रॉमिस वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल होने लगी थी। डैड ने मुझे जर्मनी भेज दिया पढ़ने के लिए और फिर कभी मुझे आने को नहीं कहा, कभी मुझसे बात नहीं की। मानता हूँ गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन उस वक्त मैं भी तो एक बच्चा ही था। मॉम डैड ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं और इसलिए ही मुझ में लास्ट टाइम उन्हें देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, वो मेरे भी मॉम डैड थे और मैं हमेशा उनसे प्यार करूँगा। जिस किसी ने भी हमारे मॉम डैड को मारा है, आई प्रॉमिस वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल होने लगी थी। माया अपने सीने पर दोनों हाथ फोल्ड किए खड़ी बिना किसी एक्सप्रेशन के लक्ष्य को देख रही थी। वो कुछ पल बाद अपनी गहरी आवाज में बोली, क्या आप सच में जानना चाहते हो मॉम डैड को किसने मारा है? ये सवाल सुनते ही लक्ष्य ने तुरंत हैरानी से माया को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रही थी। लक्ष्य जल्दी से बोला,
यस, मुझे जानना है मॉम डैड को किसने मारा है। उसके बाद उन्हें भी उसी हद तक तड़पा कर मारना है जिस हद तक उन्होंने मॉम डैड को तड़पा कर मारा था। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशुमार नफरत उभर आई थी। लक्ष्य की बात सुनकर माया ने एक गहरी सांस भरी और फिर अपना फ़ोन निकाल उसमें एक वीडियो स्टार्ट कर फ़ोन को लक्ष्य की आंखों के सामने कर दिया। लक्ष्य ने कंफ्यूजन से एक बार माया को देखा और फिर फ़ोन की तरफ देखने लगा और फ़ोन में जैसे जैसे वो वीडियो देख रहा था उसके फेस एक्सप्रेशन वैसे वैसे चेंज हो रहे थे। माया के फ़ोन में उसके अपार्टमेंट का वीडियो था। माया ने पहले ही अपने अपार्टमेंट में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे जिनका उसके अलावा किसी को नहीं पता था। माया इतनी बेवकूफ़ नहीं थी जो अपने दुश्मनों के हाथ आसानी से आ जाए, वो जैसा बोले उसे ही सच मान ले। कुछ पल बाद माया ने फ़ोन को बंद कर वापस अपनी पेंट की पॉकेट में रखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के लक्ष्य को देखने लगी। ये सब क्या है? मतलब मॉम डैड को आग्नेय और रिवांश वालिया ने नहीं बल्कि हमारे अपनों ने मारा है जिन्हें मॉम डैड अपना समझते थे, उन्हीं ने उनकी जान ले ली। लेकिन उन सब ने ऐसा किया क्यों? लक्ष्य ने हैरानी से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। उसके फेस पर हैरानी के साथ अजीब से मिक्स इमोशन उभर आए थे। यही सच है और वे सब हमारे अपने कभी थे ही नहीं। उन सबको लगता है वो अपना खेल खेलकर आसानी से किसी दूसरे का नाम लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत स्मार्ट समझते हैं खुद को जो कि वो है नहीं। आग्नेय वालिया की अंगद मेहरा से कोई पुरानी दुश्मनी है और मेरी आग्नेय से मुलाकात से लेकर लड़ाई तक अंगद को सब पता था, और जब आग्नेय ने मुझे धमकी दी तभी अंगद, कामिनी, दिया, दीपक, शालिनी और वीरेन ने मिलकर ये मौत का खेल खेला जिसमें हमने हमारे मॉम डैड को खो दिया और सारा इंजाम आग्नेय वालिया पर लगा। वे सब आसानी से बच जाएंगे। मतलब एक तीर से दो निशाने लगाने का सोचकर उन सब ने ये खेल खेला है। माया ने अपनी सर्द नज़रों से नीचे ग्राउंड को देखते हुए कहा। माया की बात सुनकर लक्ष्य हैरानी से उसे देख रहा था। लक्ष्य को माया की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसे माया और आग्नेय की मुलाकात के बारे में कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट माया के मुंह से आग्नेय का जिक्र सुनकर उसकी हैरानी शोक में बदल गई। लक्ष्य हैरानी से माया को देखते हुए बोला, तुम आग्नेय वालिया को जानती हो? तुम मिली हो उससे? और अंगद की आग्नेय से क्या दुश्मनी है? आग्नेय जर्मनी में रहता है और अंगद यहाँ लंदन में, फिर उन दोनों के बीच दुश्मनी कैसे हुई? मेरे ख्याल से आग्नेय अंगद को नहीं जानता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ये बोलते हुए वो बेसब्री से माया के जवाब का वेट कर रहा था। मुझे नहीं पता है आग्नेय और अंगद के बीच क्या है और क्या नहीं, पर इतना कन्फर्म है अंगद आग्नेय को जानता है और ये सारा प्लान उसी का था। मैंने अंगद के घर पर अपने कुछ सीक्रेट गार्ड लगा रखे हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही बताया था कि अंगद के रूम में आग्नेय की फ़ोटो है और उस पर रेड मार्क्स लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, आग्नेय की पिछले साल सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी में किसी ने आग लगा दी थी जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला है। वो आग आग्नेय की बिल्डिंग में अंगद में लगाई थी। माया ने एक गहरी सांस लेकर लक्ष्य की तरफ देखकर कहा। माया की बात सुनकर लक्ष्य हैरानी से तुरंत बोला, तुम्हें इतना सब कैसे पता है? क्या तुमने आग्नेय की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी? उसकी बिल्डिंग में पिछले साल आग लगी थी, इसका मुझे भी पता है, बट ये काम अंगद का होगा ये मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था ये अंगद इतना खतरनाक होगा जो आग्नेय जैसे शख्स का भी लॉस कर सकता है। मतलब आग्नेय कभी अपना नुकसान और नुकसान करने वाले को नहीं भूलता है, तो फिर उसने अभी तक अंगद को कुछ किया क्यों नहीं है? ये बोलते हुए एक बार फिर उसकी आंखों में सवाल उभर आए थे। लक्ष्य का सवाल सुनकर माया बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, इतना नहीं पता है मुझे आग्नेय के बारे में। अगर अंगद और उन मूर्तियों को हराना है तो वे जैसा चाहते हैं हमें कुछ दिनों के लिए वैसे ही चलना होगा। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। माया की बात सुनकर लक्ष्य जल्दी से बोला। माया डेविल स्माइल करते हुए बोली, मतलब ये कि हमें आग्नेय को ट्रिगर करना है, लेकिन हमारा निशाना आग्नेय नहीं, वे सब होंगे जो इस खेल का खुद को खिलाड़ी समझ रहे हैं। बोलकर वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दी।
आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय एसएस एक्सप्लेनर। स्माइल करते हुए बोली, मतलब ये कि हमें आग्नेय को ट्रिगर करना है, लेकिन हमारा निशाना आग्नेय नहीं वे सब होंगे जो इस खेल का खुद को खिलाड़ी समझ रहे हैं। बोलकर वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दी। लक्ष्य को अब तक माया की कुछ कुछ बातें समझ आ चुकी थी। अब क्या करना है? लक्ष्य ने एक गहरी सांस लेते हुए माया से पूछा। माया ने लक्ष्य की तरफ देखा और अजीब तरह से मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं, बस एक पार्टी अरेंज करनी है जिसमें सबको इनवाइट करना है। पार्टी? बट इतनी जल्दी कैसे? मतलब अभी मॉम डैड की डेथ हुई है, हम इतनी जल्दी पार्टी अरेंज कैसे करेंगे? और तुम पार्टी क्यों रख रही हो? आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, पर क्या ये मुझे जानना है? लक्ष्य ने माया की बात बीच में काटते हुए कहा। माया लक्ष्य की बात का जवाब देते हुए बोली, पार्टी अभी नहीं, 1 महीने बाद होगी और उसी पार्टी में सबसे एक साथ मुलाकात होगी। कोई नहीं बचना चाहिए, सबको इनवाइट करना है, बस आपको इतना ही करना है, आगे का मैं अपने आप संभाल लूंगी। ये बोलते हुए उसके होंठों पर बेहद ही खतरनाक स्माइल आ गई और उसके दिमाग में उससे भी ज्यादा खतरनाक चल रहा था। माया की बात सुनकर अब लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा। माया ने एक नज़र भर के अर्शी और अभिमान की कब्र को देखा और फिर लक्ष्य के साथ वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ रिवांश के विला में रिवांश अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए अपने रूम के अंदर एंटर हुआ। तभी अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही उसके कदम डोर पर ही रुक गए और उसने फ़ोन पर से नज़रें हटा वॉशरूम की तरफ देखा, क्योंकि वो आवाज़ वॉशरूम से ही आ रही थी। लवी इस वक्त वॉशरूम में वॉशबेसिन में अपना सर झुकाए जोर जोर से वोमिटिंग कर रही थी। उसकी वोमिटिंग करने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। लवी को अभी कुछ देर पहले ही होश आया था और होश में आते ही उसे वोमिटिंग हो रही थी। कुछ देर वोमिटिंग करने के बाद लवी ने अपना चेहरा पानी से धोया और सामने लगे मिरर में खुद को देखने लगी। उसका छोटा सा चेहरा वॉमिटिंग करने की वजह से एकदम लाल हो चुका था और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। लवी ने कुछ पल खुद के चेहरे को देखा और फिर हैंगर पर रखा टॉवल उतार अपना मुंह पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर चली गई, लेकिन तभी अचानक वो डोर पर किसी से टकरा गई। लवी के कदम लड़खड़ा गए और उसके हाथ से टॉवल छूटकर नीचे गिर गया। वो नीचे गिरने को होती है, लेकिन तभी सामने खड़े रिवांश ने जल्दी से उसे कमर से पकड़ गिरने से बचा लिया। लवी ने गिरने के डर से कस के अपनी आंखें बंद कर अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लिया। आरवी लवी पर झुका हुआ उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी नज़रें लवी की बंद आंखों से होते हुए उसके नोच पर और फिर लास्ट में लवी के डर से कांपते होंठों पर आकर ठहर गई। लवी के कांपते होंठों को देख अचानक ही आरवी का गला सूखने लगा, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में डॉक्टर की कही बातें याद आने लगी, जो याद आते ही उसके चेहरे पर गहरे नफरत के भाव आ गए। उसने झटके से लवी को सीधा खड़ा किया और गुस्से से उसे देखने लगा। आरवी के अचानक खड़ा करने से लवी के कदम हल्के लड़खड़ा गए, पर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और तुरंत अपनी आंखें खोल सामने खड़े आरवी को देखा। आरवी को देखते ही अचानक ही लवी के दिमाग में आरवी का ऑफिसर को मारने वाला सीन किसी रील की तरह चलने लगा। आरवी का ऑफिसर को मारना याद आते ही लवी एकदम से कांप गई और डर की वजह से वो अपने कदम पीछे लेने लगी। लवी को अपने कदम पीछे लेते देख आरवी की एक भौं ऊपर की तरफ उठ गई। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? क्या फिर से तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, या फिर मेरे साथ सोना चाहती हो? आई थिंक ऐसा ही है, तभी तुम मेरे रूम में हो। आरवी ने टेडी स्माइल करते हुए लवी से कहा और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। आरवी की बात सुनकर लवी ने हैरानी से तुरंत उसकी तरफ देखा। वो कुछ बोलने को होती है, लेकिन डर की वजह से उसके मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं रहे थे। लवी को कुछ नहीं बोलता देख आरवी की स्माइल और गहरी हो गई। वो अपने कदम लवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? जवाब नहीं दिया मेरी बात का? वैसे तुम्हारे पेट में पल रहा इस नाजायज बच्चे का बाप कौन है, जिसके बच्चे को तुमने अभी तक अपने अंदर रखा हुआ है? तुम जैसी नाचने वाली लोगों का एंटरटेनमेंट करती हुई अच्छी लगती है, न कि बच्चे पैदा करती हुई।
ये बोलते हुए उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसकी जगह गुस्से और नफरत ने ले ली। ये सुनते ही लवी ने एकदम से सर उठा आरवी को देखा और दूसरे ही पल वो चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप मिस्टर वालिया, मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बारे में कुछ भी बोलोगे और मैं सुनती रहूंगी। मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेशक मैं नाचने वाली हूँ पर मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है, ना आपको और नहीं किसी और को। ये बोलते हुए वो लाल आंखों से आरवी को देख रही थी। लवी का चिल्लाना सुन आरवी का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। वो तेज कदमों से लवी के पास आया और उसे एकदम से वॉल की तरफ धक्का दे दिया। आरवी के अचानक धक्का देने की वजह से लवी की हल्की सी आह निकल गई और उसकी पीठ पीछे वॉल से जा लगी। तभी आरवी लवी के नजदीक आकर अपने दोनों हाथ लवी के सर के पास वॉल पर टिका उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? हम सच सुना नहीं जा रहा है। इस बच्चे का बाप कौन है? मेरे अलावा और कितनों के साथ रातें रंगीन की है तुमने? ओह मैं तो भूल ही गया था कि न आने तुम कितने ही मर्दों। बस कीजिए प्लीज, आपको जो समझना है समझिए, मेरी लाइफ है, मैं अपना देख लूंगी। और वैसे भी आपको इतना क्यों फर्क पड़ रहा है ये बच्चा किसका है, कितनों के साथ मैं सोई हूँ? ये सब आपका मैटर नहीं है, ये सब कुछ मेरा लुक आउट है, मैं देख लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए। लवी ने आरवी की बात बीच में काट उसे खुद से दूर धक्का देते हुए तेज आवाज में कहा। लवी के अचानक धक्का देने की वजह से आरवी 2 कदम पीछे हट गया। वो कुछ करता इससे पहले ही लवी रोते हुए वॉशरूम से बाहर रूम से बाहर भाग गई। आरवी गुस्से से कांपते हुए अपनी जगह खड़ा था, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। एक सेकंड, डॉक्टर ने कहा था कि ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और मेरा 3 मंथ्स पहले इसके साथ 1 नाइट स्टैंड हुआ था। कहीं ये बच्चा मेरा? रिवांश ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा और फिर आगे की बात को अधूरी छोड़ उसने झट से रूम की तरफ देखा। आरवी तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गया। उसने रूम से बाहर आकर सामने देखा जहां लवी रोते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। लवी को बाहर जाते देख आरवी ने तुरंत सामने की वॉल पर लगा एक बटन प्रेस किया। उसके बटन प्रेस करते ही बाहर का डोर अपने आप बंद हो गया। इधर लवी जो बाहर जा रही थी, डोर बंद होने से उसके कदम डोर के पास ही रुक गए। वो हैरानी से बंद डोर को देखने लगी। तभी आरवी उसके पास आया और उसे बाजुओं से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ घुमाया। आरवी के अचानक घुमाने से लवी को जोर का झटका लगा और दूसरे ही पल उसने चीखते हुए कस अपने पेट को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई और आंखों से आंसू बहने लगे। आरवी जो अब तक गुस्से में था, अचानक लवी की चीख सुनकर और उसके चेहरे पर दर्द देखकर उसका गुस्सा एक पल में हवा हो गया और उसकी जगह फिक्र ने ले ली। हे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आरवी ने लवी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए फिक्र भरी आवाज में पूछा। उसकी नजरें बार बार लवी के पेट पर जा रही थी क्योंकि लवी ने कस के अपने पेट को पकड़ा हुआ था। प्लीज हेल्प मी, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज कुछ करो, आह मेरा बेबी, लवी ने दर्द में चीखते हुए कहा। प्लीज तुम चुप हो जाओ, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। आरवी ने जल्दी से लवी को अपनी गोद में उठा बाहर की तरफ जाते हुए कहा। लवी की आंखें बंद हो रही थी, उसका छोटा सा चेहरा दर्द की वजह से पीला पड़ चुका था। आरवी ने जल्दी से लवी को अपनी गोद में उठा बाहर की तरफ जाते हुए कहा। लवी की आंखें बंद हो रही थी, उसका छोटा सा चेहरा दर्द की वजह से पीला पड़ चुका था। आरवी लवी को अपनी गोद में उठाए पार्किंग एरिया में आया और उसे कार में बैठा उनकी कार सीधा वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आधे घंटे बाद आरवी की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। वो जल्दी से कार से बाहर आया और लवी को अपनी गोद में उठा सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसने पहले ही हॉस्पिटल में फ़ोन कर सारी बातें बता दी, इसलिए पहले ही सारी तैयारियां हो चुकी थी। कुछ देर बाद आरवी एक वार्ड के बाहर वॉल से पीठ टिकाए खड़ा सामने वार्ड को देख रहा था। वार्ड के अंदर लवी थी जिसे डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहे थे। कुछ देर बाद वार्ड का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज़ सुनते ही आरवी ने तुरंत वार्ड की तरफ देखा जहां एक फीमेल डॉक्टर अपने मुंह से मास्क उतारते हुए वार्ड से बाहर आ रही थी।
आरवी जल्दी से डॉक्टर के पास आते हुए बोला, डॉक्टर लवी कैसी है? वो ठीक है। एवरीथिंग इज ओके मिस्टर वालिया, आपकी वाइफ और बेबी दोनों ठीक है। ये उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो कभी कभी ऐसे पेन हो सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वरना ये पेन मिसकैरेज होने की वजह हो सकता है। रिवांश को परेशान देख डॉक्टर ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। इधर रिवांश हैरानी से डॉक्टर को देख रहा था। वो धीरे से खुद में बुदबुदाया, वाइफ, बेबी। ये बोलते हुए उसने अपना सर झटका और गुस्से से डॉक्टर को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, वो मेरी वाइफ नहीं है और नहीं उसके पेट में मेरा बच्चा है, समझी आप? ये बोलते हुए वो डॉक्टर को बुरी तरह घूर रहा था। ये सुनते ही डॉक्टर के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए, पर दूसरे ही पल आरवी को खुद की तरफ गुस्से से देखते देख वो डॉक्टर हड़बड़ाते हुए तुरंत बोली, आई एम सॉरी मिस्टर वालिया, वो आप उन्हें गोद में उठा कर लेकर आए थे और आपको उनकी इतनी फिक्र हो रही थी तो मुझे लगा शायद वो आपकी वाइफ होंगी। तभी आरवी डॉक्टर की बात बीच में काटते हुए सर्द आवाज में बोला, आपको क्या लगा और क्या नहीं ये मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बताइए उसे होश आ गया है क्या? मैं मिल सकता हूँ उससे? ये बोलते हुए उसकी नज़रें लवी के वार्ड के अंदर बेड पर सो रही लवी को देख रही थी। उसके सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर धीमी सी आवाज में बोली, अभी उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है इसलिए अब कल सुबह तक ही इन्हें होश आएगा। आप चाहे तो यहाँ रह सकते हैं। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बोलकर डॉक्टर ने एक नज़र आरवी को देखा और फिर वहाँ से चली गई। एक सेकंड डॉक्टर, मुझे उसके कुछ और टेस्ट करवाने हैं, आरवी ने डॉक्टर को देखते हुए पीछे से कहा। ये सुनते ही डॉक्टर के कदम रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर आरवी को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें ही देख रहा था। कैसे टेस्ट? प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे टेस्ट कर लिए हैं हमने और सब कुछ नॉर्मल है रिपोर्ट्स में। डॉक्टर ने आरवी की बात सुनकर उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। आरवी एक गहरी सांस लेकर बोला, डीएनए टेस्ट करवाना है मुझे लवी का। वो मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए मुझे जानना है कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप मैं हूँ या नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ओके, डीएनए टेस्ट हो जाएगा और कुछ देर बाद रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। आप कुछ देर वेट कीजिए, डॉक्टर ने अपना सर हिलाते हुए कहा और फिर अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करते हुए वो वापस लवी के वार्ड के अंदर चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद आरवी लवी के वार्ड को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, एक डाउट है वो भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अगर ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बट अगर तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा हुआ तो। इतना बोल वो चुप हो गया और गुस्से से वार्ड के बंद डोर को देखने लगा। अगली सुबह आरवी इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठा सामने बैठी डॉक्टर को अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। डॉक्टर को अपने ऊपर आरवी की घूरती नज़रें महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर डॉक्टर के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। अब इसी फाइल में देखती रहोगी या फिर कुछ जवाब भी दोगी? क्या है रिपोर्ट्स में? रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? आरवी ने गुस्से से डॉक्टर को देखते हुए कहा। आरवी का सवाल सुनकर डॉक्टर ने फाइल को टेबल पर रखते हुए कहा, मिस्टर वालिया, रिजल्ट पॉजिटिव है। उनके पेट में पल रहा बच्चा आपका ही है। ये रही रिपोर्ट्स, आप खुद देख लीजिए। ये बोलते हुए डॉक्टर ने फाइल को आरवी की तरफ खिसका दिया। डॉक्टर का जवाब सुनकर आरवी का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। उसने तुरंत फाइल को अपने हाथ में उठाया और तभी उसकी नज़र लास्ट में एक कोने में लिखे पॉजिटिव वर्ड्स पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आरवी ने बिना कुछ बोले फाइल अपने हाथ में उठाई और गुस्से से वार्ड से बाहर निकल गया। उसे लवी पर इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लवी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और लवी ने कभी उसे उसके ही बच्चे के बारे में नहीं बताया। आरवी लवी से एक बिजनेस पार्टी में मिला था। लवी उस पार्टी में डांसर थी और उसी पार्टी में आरवी को किसी ने लव ड्रग्स दिया था, जिसके बाद आरवी ने लवी के साथ नशे में नाइट स्टैंड किया था और जब अगली सुबह उसने लवी को खुद के पास सोया देखा तो उसे लगा उसे ड्रग्स लवी ने दिया था और इसी वजह से वो लवी से हद से ज़्यादा नफरत करता था। उसने नाइट स्टैंड के बाद लवी को कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स दी थी पर लवी ने वो पिल्स नहीं ली थी।
इसलिए अभी जब उसे पता चला कि लवी उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो उसे नफरत के साथ गुस्सा भी आ रहा था। आरवी गुस्से से लवी के वार्ड में आया और तभी उसकी नज़र लवी पर पड़ी जो अभी अभी नींद से उठी थी और वो चारों तरफ देख रही थी। शायद वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो अभी कहाँ है। तभी अचानक लवी की नज़र आरवी पर पड़ी और उसे देखते ही वो डर से कांप गई। आप यहाँ? कुछ काम था? आरवी को देखकर लवी ने लड़खड़ाती आवाज में उससे कहा। उसका सवाल सुनकर आरवी गुस्से से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बिना मुझसे पूछे इस दुनिया में लाने की? मुझे बिना बताए तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर क्या साबित करना चाहती थी? ये बोलते हुए वो गुस्से से लवी के पास आकर खड़ा हो गया। आरवी की बात सुनकर लवी एकदम से हैरान रह गई पर दूसरे ही पल उसकी हैरानी की जगह डर ने ले ली। लवी धीरे से बेड पर पीछे खिसकते हुए बोली, ये बच्चा मेरा है, मुझे कुछ साबित नहीं करना है। तभी आरवी बीच में गुस्से से बोला, ओह रियली, ये बच्चा तुम्हारे अकेली का है? ये कोई नया ट्रेंड आया है अकेले बच्चा पैदा करने का? ये बोलते हुए वो गुस्से से लवी को देख रहा था। ये सुनते ही लवी एकदम से खामोश हो गई, उसके पास कहने को कोई शब्द थे ही नहीं। कुछ पल बाद लवी धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है ये बच्चा मेरा है और प्लीज़ आप मुझसे दूर रहिए। आप पास आते हो तो मुझे हर्ट करते हो और अगर अभी आपने मुझे कुछ किया तो मेरे बच्चे को भी हर्ट होगा, इसलिए प्लीज़ आप दूर रहकर बात कीजिए। ये बोलते हुए उसका गला रूंध गया था। लवी को इस वक्त आरवी से हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसे खुद के लिए डर नहीं लग रहा था बल्कि अपने बच्चे के लिए डर लग रहा था। लवी की बात सुनकर अचानक ही आरवी की नज़रें लवी के पेट की तरफ चली गई। वो उसके पेट को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, ये बच्चा मेरा है राइट, और तुम इस बच्चे की माँ हो, इसलिए अब मुझे तुमसे शादी करनी है बिकॉज मैं अपने बच्चे को नाजायज़ का टैग नहीं दे सकता हूँ। मेरी फैमिली इंडिया में रहती है और वहाँ बिना शादी किए बच्चे पैदा करना गलत होता है, इसलिए बिना बहस किए चुपचाप तुम अभी मेरे साथ चल रही हो। ये बोलते हुए उसने लवी को अपनी गोद में उठा लिया। आरवी की बात सुनकर लवी एकदम से हैरान रह गई पर दूसरे ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे आपसे शादी नहीं करनी है और ये बच्चा मेरा है, छोड़िए मुझे। ये बोलते हुए लवी आरवी की गोद में उससे छूटने के लिए छटपटा रही थी लेकिन आरवी उसे छोड़ने की बजाय उस पर अपनी पकड़ कस दी। आरवी सामने देखकर चलते हुए बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़की को अपनी वाइफ बनाने का। डोंट वरी, मेरा बच्चा इस दुनिया में आते ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, उसके बाद तुम्हें जहां जाना हो वहां जा सकती हो। ये बोलते हुए उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आरवी की बात सुनकर लवी एकदम से हैरान रह गई लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपना एक हाथ अपने पेट पर रखकर धीमी सी आवाज में बोली, आप मुझे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकते हैं। आपको पता भी है इसे इस दुनिया में लाने के लिए मुझे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ये बोलते हुए वो आरवी की आंखों में देख रही थी। ये सुनते ही आरवी के चलते कदम रुक गए। उसने सर झुका लवी के चेहरे को देखा जो आंसुओं से भीगा हुआ था और उससे भी ज्यादा उसके चेहरे पर अपने बच्चे से दूर होने का डर नजर आ रहा था। आरवी ने कुछ पल लवी को देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। वो लवी को लेकर पार्किंग एरिया में आया और उसे कार में बैठा उनकी कार वहां से निकल गई। लवी विंडो के पास बैठी चुपचाप बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसके दिमाग में अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें चल रही थी। उसे बचपन से ही कभी किसी का प्यार नहीं मिला था। उसने अनाथों वाली जिंदगी जी थी और जब से उसने होश संभाला था तभी से वो बस लोगों के सामने डांस करके अपना पेट भर रही थी। लवी जिस अनाथ आश्रम में रहती थी वहाँ सिर्फ लड़कियां ही थी और उन सबको डांस सिखाया गया था। उस आश्रम की सभी लड़कियां बार में डांस करती थी और उससे उन्हें जितने भी पैसे मिलते थे वे सब अनाथ आश्रम के मालिक को देने पड़ते थे। लवी को बचपन से किसी का प्यार नहीं मिला था और अब जब उसकी जिंदगी में कोई उसका खुद का अपना आने वाला था तो उसे भी कोई उससे छीनना चाहता था। लवी को जब पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तभी से उसे जीने की एक वजह मिल गई थी और वो डांसर का काम छोड़कर अनाथ आश्रम से भाग आई थी।
उस दिन लवी के पीछे उसी आश्रम के लोग थे जो उसे वापस आश्रम लेना चाहते थे, पर लवी अब फिर से वहां नहीं जाना चाहती थी क्योंकि आश्रम में किसी भी लड़की के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था। उन्हें गंदे तरीके से छुआ जाता था और जब कोई उनका विरोध करता तो उन्हें खूब मारा पीटा जाता था। लवी के दिमाग में यही सब चल रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए और 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में बहुत कुछ बदल चुका था। लवी और आरवी की शादी हो चुकी थी और अब लवी आरवी के साथ उसी के विला में रहती थी। आरवी अभी तक लंदन में ही था। रिवांशी उस दिन के बाद लक्ष्य से नहीं मिली थी और वो अभी आग्नेय के साथ उसके विला में रह रही थी। माया और लक्ष्य दोनों खुराना मैंशन में रह रहे थे। शालिनी, टिया और वीरेन का बिहेव अर्शी और अभिमान की डेथ के बाद माया और लक्ष्य के लिए एकदम से बदल चुका था। वे सब माया और लक्ष्य के साथ अच्छा बिहेव करते थे। कामिनी और अगद का आना जाना भी खुराना मैंशन में बना रहता था। 1 महीने बाद खुराना मैंशन शाम 6 बजे, इस वक्त खुराना मैंशन फेरी लाइटों से जगमगा रहा था। चारों तरफ बेहद खूबसूरत सजावट की गई थी। आज यहाँ पार्टी थी जो वीरेन राठौर ने रखी थी माया के बर्थडे के लिए। आज माया का बर्थडे था, इसलिए वीरेन, शालिनी, दिया और दीपक चारों सुबह से उसके बर्थडे पार्टी में लगे हुए थे। आज उन चारों के चेहरे की मुस्कुराहट जाए नहीं जा रही थी क्योंकि माया अभिमान के बिजनेस का 50% दिया के नाम करने वाली थी। क्योंकि इस 1 महीने में दिया माया के काफ़ी क्लोज आ चुकी थी और इसी वजह से माया आज रात को केक कटिंग के बाद अभिमान की कंपनी के 50% दिया के नाम करने वाली थी। पार्टी में अगद, कामिनी, आग्नेय, रिवांश और भी बहुत से बड़े बिजनेसमैन, मीडिया सब आने वाले थे। लंदन की जानी मानी फैमिली सबको इनवाइट किया गया था और इन सबको इनवाइट करने के लिए माया ने वीरेन से बोला था। माया का रूम। माया इस वक्त ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी खुद के अक्ष को देख रही थी। माया ने ब्लैक कलर की नेट वाली साड़ी पहनी थी जिसमें उसका गोरा बदन हद से ज्यादा आकर्षित लग रहा था। उसकी साड़ी से झांकती पतली कमर जो आज कईयों का दिल धड़काने वाली थी। उसका ब्लाउज जो स्लीव लेस और पीछे से बैक लेस था जिस वजह से उसकी गोरी पीठ पूरी विजिबल हो रही थी, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। उसने कानों में बड़े बड़े ब्लैक ईयरिंग पहने थे और होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप और बालों को कल करके खुला छोड़ा हुआ था। इस लुक में माया बेहद कातिल लग रही थी और आज उसका ये लुक पार्टी में आने वाले कई लोगों का कत्ल करने वाला। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। उसकी साड़ी से झांकती पतली कमर जो आज कईयों का दिल धड़काने वाली थी। उसका ब्लाउज जो स्लीव लेस और पीछे से बैक लेस था जिस वजह से उसकी गोरी पीठ पूरी विजिबल हो रही थी, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। उसने कानों में बड़े बड़े ब्लैक ईयरिंग पहने थे और होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप और बालों को कल करके खुला छोड़ा हुआ था। इस लुक में माया बेहद कातिल लग रही थी और आज उसका ये लुक पार्टी में आने वाले कई लोगों का कत्ल करने वाला था। माया मिरर में खुद को देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा कर बोली, एक खेल, एक मौत, उसके बाद सब कुछ शांत। बोलकर वो जोर से हंसने लगी। इस वक्त उसकी हंसी बेहद खतरनाक थी जो पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। माया के हंसने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी, लेकिन उसका रूम साउंड प्रूफ था जिस वजह से उसके हंसने की आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। इधर दूसरी तरफ आग्नेय इस वक्त अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा अपनी बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। उसने ब्लैक 3-पीस सूट पहना था, जेल से सेट किए बाल, हाथ में डायमंड की एक्सपेंसिव वॉच, पैरों में ब्रांडेड शूज और हमेशा की तरह चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन उसे किलिंग लुक दे रहे थे। आग्नेय के होंठों पर छाई सार्कास्टिकली स्माइल जो उसके लुक को और ज्यादा डार्क बना रही थी। आग्नेय परफ्यूम की बोतल को टेबल पर रखते हुए खुद से बोला, बहुत कुछ बदल गया लिटिल गर्ल। तुम्हें बर्बाद करने का ख्वाब देखा था पर अब तो तुम्हारे साथ बर्बाद होना चाहता हूँ।
मिलने की सोची थी तुमसे, पर तुम्हारे मॉम डैड की मौत की खबर सुनकर कदम उठे नहीं तुमसे मिलने के लिए, लेकिन अब जब तुमने खुद इनवाइट किया है तो मिलेंगे भी, और ये जो 1 महीने की तड़प है इसे दूर भी करेंगे। ये बोलते हुए उसके लब मुस्कुरा उठे। इधर दूसरे रूम में रिवांशी इस वक्त अपने पैरों में हाई हिल पहन रही थी। उसने अपनी हिल्स पहनी और वो मिरर के सामने आकर खुद को देखने लगी। वो पहले ही रेडी हो चुकी थी। रिवांशी को पार्टी वगैरह में जाने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला माया लक्ष्य की बहन है तभी से उसका पार्टी में जाने का इंटरेस्ट बन गया था। वो तैयार हो चुकी थी। रिवांशी खुद को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसने ब्लैक कलर का सेक्सी सा गाउन पहना था, जिसका आगे का गला वी शेप में और काफी डीप था। पीछे से बैक लेस था और पैरों से लेकर ऊपर थाई तक एक लॉन्ग कट लगा था, जिस वजह से उसका एक पैर पूरा विजिबल हो रहा था। उसने कानों में ब्लैक ईयरिंग पहने थे और होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। चेहरे पर हल्के मेकअप के साथ वो कयामत लग रही थी। रिवांशी को खुद को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, देखते हैं कब तक मुझसे बचोगे। अगर आज तुम्हें जेलस फील नहीं करवाया ना तो मेरा नाम भी रिवांशी वालिया नहीं। ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिला दिया। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और किसी लड़के की आवाज़ आई, हेलो। तभी रिवांशी बीच में बोली, मैं रिवांशी बोल रही हूँ, तुम आ रहे हो ना पार्टी में। यू नो दैट मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाकर वहाँ ले जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही पार्टी में एंट्री लेनी है। जल्दी से भाई के विला आ जाओ ताकि हम साथ में बाहर जा सके। ये बोलते हुए उसकी नज़रें मिरर में खुद को देख रही थी। ओके मैं आ रहा हूँ, तुम बाहर आ जाओ, दूसरी तरफ वाले शख्स ने कहा। ओके, इतना बोल रिवांशी ने कॉल कट कर दिया और एक नज़र खुद को देख वो सीधा रूम से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ आरवी के विला में आरवी का बेडरूम। आरवी इस वक्त लवी को वॉल से लगाए उसे किस कर रहा था। उसके होंठ लवी की नेक पर चल रहे थे और उसने लवी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ ऊपर वॉल से लगाया हुआ था। लवी अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके होंठ हल्के सूजे हुए थे और बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। तभी आरवी ने एकदम से लवी को घुमाया। अब लवी की पीठ आरवी की तरफ थी और उसका मुंह वॉल की तरफ था। आरवी ने लवी की ड्रेस की जिप को झटके से खोल दिया और उसकी पीठ पर किस करने लगा। लवी अपने नाखूनों से वॉल पर स्केच करते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी लवी अपनी सांसों को कंट्रोल कर धीमी सी आवाज में बोली, आरवी हमें पार्टी में जाना है, प्लीज छोड़िए, मुझे रेडी होना है। ये बोलते हुए उसकी आंखें बार बार मदहोशी से बंद हो रही थी। रिवांश के होंठ जो लवी की पीठ पर चल रहे थे वे उसकी बात सुनकर एकदम से रुक गए। आरवी ने सर उठा लवी की बंद आंखों को देखा और बोला, पार्टी में अभी टाइम है, तब तक एक राउंड हो जाएगा। ये बोलते हुए उसने लवी को अपनी तरफ घुमाया और एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया। लवी ने झट से आरवी के गले में अपनी बाहें डाल दी और अपनी आंखें बंद कर अपने फेस को उसके सीने में छुपा लिया। इस 1 महीने में आरवी और लवी के बीच फिजिकल रिलेशन काफ़ी बार बन चुके थे। आरवी और लवी के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, बस आरवी की बॉडी नीज थी जिस वजह से वो लगभग लवी के करीब जाता था। लवी को भी प्रेगनेंसी की वजह से फिजिकल रिलेशन की क्रेविंग होती थी, इसलिए उसने भी कभी रिवांश को अपने करीब आने से नहीं रोका। आरवी अब उसका हस्बैंड था और वे दोनों तो पहले ही करीब आ चुके थे, इसलिए लवी को भी आरवी के पास आने से कोई आरवी और लवी के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, बस आरवी की बॉडी नीज थी जिस वजह से वो लगभग लवी के करीब जाता था। लवी को भी प्रेगनेंसी की वजह से फिजिकल रिलेशन की क्रेविंग होती थी, इसलिए उसने भी कभी रिवांश को अपने करीब आने से नहीं रोका। आरवी अब उसका हस्बैंड था और वे दोनों तो पहले ही करीब आ चुके थे, इसलिए लवी को भी आरवी के पास आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिवांश ने लवी को बेड पर लेटाया और अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगा। लवी ने नजरें उठा रिवांश को देखा जो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे ही देख रहा था। रिवांश की नज़रों को देख लवी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। लवी की इस हरकत पर आरवी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी शर्ट उतार एक कोने में फेंक दी और फिर वो सीधा लवी के ऊपर आ गया। उसका सारा वेट अपने हाथों पर था।
लवी के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर न पड़े इस बात का उसने पूरा ध्यान रखा हुआ था। रिवांश ने लवी का चेहरा अपनी उंगलियों से पकड़ते हुए अपनी तरफ घुमाया और एकदम से उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। लवी ने आरवी के चेहरे की तरफ देखा जो अपनी आंखें बंद किए उसे किस कर रहा था। अगले ही पल लवी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी रिवांश का किस में साथ देने लगी। वे दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। उनकी टंग आपस में उलझी हुई थी। रिवांश ने लवी को किस करते हुए उसकी ड्रेस को उतार बेड से नीचे फेंक दिया। अब लवी सिर्फ अपने इनर्स में आरवी के सामने थी। 10 मिनट किस करने के बाद रिवांश ने लवी को छोड़ा क्योंकि अब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। रिवांश के छोड़ते ही लवी गहरी गहरी सांसें लेने लगी जिससे उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। रिवांश की नज़रें सीधा लवी के सीने पर आकर ठहर गई और दूसरे ही पल उसने अपने होंठ वहां रख दिए। उसकी इस हरकत पर लवी की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पकड़ बेडशीट पर कसती जा रही थी। वो अपना सर ऊपर किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके पूरे शरीर का रोम रोम सिहर रहा था। कुछ देर बाद रिवांश ने लवी और अपने बचे कुचे कपड़े भी अपने शरीर से अलग कर दिए। लवी ने हल्की सी आंखें खोल रिवांश को देखा जो अब उसके पेट पर किस रहा था। लवी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। रिवांश लवी के पेट पर किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक नज़र लवी के चेहरे को देखा जो अपनी आंखें बंद किए अपने लोअर लिप को बाइट कर रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लवी पर खुद का इतना असर होते देख रिवांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने कुछ पल लवी के चेहरे को देखा और दूसरे ही पल उसके पैरों के बीच झुकने लगा। कुछ पल बाद लवी की हल्की सी आह निकल गई और उसने अपने पैर मोड़ लिए। लगभग 20 मिनट बाद लवी जोर से चिल्लाई और अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वो खुद की सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रिवांश ने सर उठा लवी को देखा और फिर उसके चेहरे के पास आकर उसका गला पकड़ते हुए उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। लवी भी उसे किस बैक कर रही थी। उनकी वो किस पेशनेट और काफी डर्टी थी। कुछ पल बाद लवी की हल्की सी आह निकल गई। उसने आंखें खोल एक नज़र नीचे की तरफ देखा और फिर वो वापस रिवांश की आंखों में देखने लगी। उन दोनों के होंठों अभी भी जुड़े हुए थे और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ पल बाद पूरे रूम में लवी की सिसकियां गूंज रही थी। उनका ये सिलसिला आधे घंटे तक चलता रहा और उसके बाद रिवांश लवी के ऊपर से उठकर साइड में लेट गया। रिवांश ने लवी की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी। वो सो चुकी थी। प्रेगनेंसी की वजह से लवी जल्दी थक जाती थी और उसे नींद भी बहुत ज़्यादा आती थी। रिवांश ने कुछ पल लवी के चेहरे को देखा और फिर उसने बेड पर से उठकर अपनी पेंट पहनी और लवी को ब्लैंकेट से कवर कर वो वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद रिवांश वॉशरूम से बाहर आया। उसने अपनी कमर पर वाइट टॉवल लपेटा हुआ था और उसके बाल गीले थे जिनसे पानी टपक रहा था। रिवांश ने बेड की तरफ देखा जहां लवी एक पिलो को हक किए गहरी नींद में सोई हुई थी। ये तो सो चुकी है और अभी नींद में इसे उठाया तो फिर से इसके मूड स्विंग्स झेलने होंगे। रोने लगेगी तो 1 घंटे से पहले चुप नहीं होगी। इससे अच्छा तो इसे यही रहने देता हूँ। भाई से बाद में मिलवा दूंगा लवी से, रिवांश ने लवी को देखते हुए कहा और फिर वो सीधा क्लोजेट में चला गया। कुछ देर बाद रिवांश क्लोजेट से बाहर आया। उसने इस वक्त नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था। वो मिरर के सामने खड़ा रेडी होने लगा। कुछ देर बाद उसने एक नज़र बेड पर सो रही लवी को देखा और फिर बेड पर उसके पास आ उसे अपनी एक शर्ट पहना दी। लवी नींद में हल्का सा कसमसा कर वापस सो गई। रिवांश ने लवी को शर्ट पहना, उसे वापस ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर तुरंत रूम से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ खुराना मैंशन अब तक पार्टी शुरू हो चुकी थी। मेहमान आने लगे थे। अगद, कामिनी आ चुके थे और वे दोनों हॉल में खड़े बातें कर रहे थे। अगद कुछ बिजनेसमैन के साथ खड़ा था और कामिनी शालिनी के पास खड़ी उससे बातें कर रही थी। कामिनी ने इस वक्त महंगी साड़ी पहनी थी और कानों में महंगी ईयररिंग पहने हुए थे। गले में बड़ा सा डायमंड का हार पहना हुआ था।
कामिनी ने भी हैवी ज्वेलरी पहनी थी और पिंक कलर की बनारसी साड़ी के साथ उसकी ज्वेलरी की डिज़ाइन भी उसी तरह की थी। अब तक लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। हल्का म्यूजिक बज रहा था। दिया एक साइड अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। उसने ब्लैक शॉर्ट वन पीस ड्रेस पहनी थी जिसमें वो भी काफ़ी हॉट लग रही थी। आगत की नज़रें बार बार दिया पर जा रही थी और ऐसा ही दिया के साथ हो रहा था। बेशक वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी पर उसका सारा ध्यान आगत को देखने में था। वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी बाहर सबको बहुत सारी गाड़ियां रुकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही सबकी नज़रें मेन एंट्रेंस की तरफ चली गई। बाहर 10 से 12 कार एक साथ आकर रुकी थी। तभी उनमें आगे और पीछे की कार से बॉडीगार्ड अपने हाथों में गन पकड़े हुए बाहर निकले और 3 बॉडीगार्ड ने जल्दी से आगे आकर 3 कार्स का डोर ओपन किया। तभी उनमें से बीच वाली कार से आग्नेय अपने कोट के बटन बंद करते हुए कार से बाहर आया। उसने ब्लैक शेड्स अपनी आंखों पर चढ़ाए हुए थे। आग्नेय की आगे वाली कार से रिवांश बाहर आया और आग्नेय की पीछे वाली कार से रिवांशी और उसके साथ एक लड़का बाहर आया। वे चारों एक साथ खड़े सामने खुराना मैंशन को देख रहे थे। इस वक्त उन चारों के फेस पर ही अजीब सी स्माइल छाई हुई थी। तभी आग्नेय सामने मैंशन को देखते हुए धीमी सी आवाज में बोला, आगद मेहरा, आज आमने सामने मुलाकात होगी और जो होगा सामने से होगा। तुम्हारी तरह पीठ पीछे वार करने का शौक नहीं है मुझे। इतना बोल वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर रिवांश के फेस पर टेडी स्माइल आ गई। उसने आग्नेय की तरफ देखा और सार्कास्टिकली बोला, भाई क्या सोचा है? जो प्लान बनाया है उसे एग्जीक्यूट कर दे। उसका सवाल सुनकर आग्नेय के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, अभी नहीं, पहले पार्टी का मजा लेने दो, उसके बाद तो उसे रोना ही है। हंसाकर मारने का मजा ही कुछ और है। ये बोलते हुए उसने रिवांश की तरफ देखा और फिर तिरछा मुस्कुरा दिया। भाई आगद मेहरा वही है ना जिसने 1 साल पहले आपकी कंपनी को बर्बाद किया था? रिवांशी ने आग्नेय की तरफ देखते हुए सवाल किया। रिवांशी का सवाल सुनकर आग्नेय धीरे से अपना सर हिलाते हुए बोला, यस ये वही है। ये सुनते ही रिवांशी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, तब तो और मजा आएगा। आग्नेय और रिवांश ने तिरछा मुस्कुरा दिया और फिर वे चारों एक साथ खुराना मैंशन के अंदर चले गए। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय एसएस एक्सप्लेनर। आग्नेय और रिवांश ने तिरछा मुस्कुरा दिया और फिर वे चारों एक साथ खुराना मैंशन के अंदर चले गए। उन चारों ने एक साथ मेन एंट्रेंस से होते हुए अंदर एंट्री ली। हॉल में मौजूद सब लोग, जो बहुत सारी कार रुकने की आवाज़ सुन मेन एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे, और अब सामने खड़े उन 4 लोगों को देखते ही सबकी नज़रें एक पल के लिए उन चारों पर ठहर गई। आगद ने भी सर उठा मेन एंट्रेंस की तरफ देखा और उसकी नज़रें सीधा आग्नेय की नीली आंखों से जा मिली। अंदर आते ही सबसे पहले आग्नेय की नज़रें भी आगद पर ही पड़ी थी, जिसे देखकर आग्नेय के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। आग्नेय को देखते ही अचानक ही आगद का चेहरा गुस्से से कांपने लग गया। उसने अपने हाथों की कस के मुठियां बंद करते हुए दांत पिसकर कहा, आग्नेय वालिया, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे किसने इनवाइट किया है? ये बोलते हुए उसकी नज़रें एकदम से दिया की तरफ चली गई, क्योंकि दिया ने ही सबके पास इनविटेशन भेजे थे। दिया की नज़रें आग्नेय और रिवांश पर टिकी हुई थी। वो खोई हुई सी उन दोनों को देख रही थी। उसकी नज़रें नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो किसी और तरीके से उन दोनों को देख रही थी। दिया को आग्नेय और रिवांश की तरफ देखता देख आगद ने अपने दांत पीस लिए और वो गुस्से से दिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने को होता है, लेकिन तभी अचानक सारी हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई, जिससे आगद के चलते कदम रुक गए और उसने हैरानी से चारों तरफ देखा, जहां अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इधर आग्नेय, रिवांश, रिवांशी, दिया और बाकी के सारे मेहमान सामने स्टेयर की देख रहे थे, जहां एक स्पॉटलाइट पड़ रही थी। उस स्पॉटलाइट के पड़ते ही सबकी नज़रें स्टेयर की तरफ चली गई थी।
तभी स्टेयर पर से सबको एक खूबसूरती सी लड़की नीचे आती हुई दिखाई दी, जो कि कोई और नहीं माया थी, और उसके पीछे लक्ष्य बिना किसी एक्सप्रेशन के चलते हुए आ रहा था। माया को देखकर अचानक ही आग्नेय के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो खोया हुआ सा धीमी सी आवाज में बोला, ब्यूटीफुल। उसने ये वर्ड बहुत धीमी सी आवाज में बोला था, लेकिन उसके पास खड़ी रिवांशी को उसका धीमा सा बोलना भी सुन गया था, जिसे सुनते ही रिवांशी ने तुरंत आग्नेय की तरफ देखा, जिसकी नजरें सामने से आ रही माया से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इधर रिवांश हैरानी से माया को देख रहा था। वो वैसे ही हैरानी से माया को देखते हुए खुद में बोला, लवी, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो घर पर है, फिर ये कौन है? क्या यही माया खुराना है? लेकिन इसकी शक्ल तो बिल्कुल लवी जैसी है। ये बोलते हुए वो गौर से माया के चेहरे को देख रहा था, लेकिन तभी रिवांश की नज़र माया की आंखों पर पड़ी। वो गौर से माया की आंखों की देख रहा था। ये लवी नहीं है, क्योंकि लवी की आंखों का रंग ब्लैक है, जबकि इसकी आंखें ग्रीन हेजल है। रिवांश ने माया को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अभी भी हैरानी नजर आ रही थी। लवी का चेहरा हुबहू माया के जैसा था, जिसे देखकर रिवांश का हैरान रहना नॉर्मल था। इधर आगत की नजरें भी माया के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। माया के काले सिल्की बाल जो हवा की वजह से बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो अपने हाथ की उंगलियों से कान के पीछे करते हुए समाने देख रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू जो हवा की वजह से बार बार उसकी कमर से हट रहा था, जिससे कई लोगों की नज़रें उसकी पतली खूबसूरत कमर पर पड़ रही थी। माया को देखकर आगत का दिल बुलेट ट्रेन से भी तेज धड़क रहा था, और अनजाने में ही आगत ने अपना एक हाथ अपने दिल वाली जगह रख लिया। माया लास्ट स्टेयर उतर रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़रें सामने खड़े आग्नेय पर पड़ी, जिसका चेहरा हल्की डिम लाइट में किसी सोने की तरफ धमक रहा था। एक पल के लिए माया की नज़रें भी बस आग्नेय पर ठहर गई, और उसी पल में जब माया की नज़रें आग्नेय पर ठहरी, उस वक्त आग्नेय का दिल उसके मुंह में आने को हो गया। आज पहली बार था जब किसी को देखकर उसके दिल ने ऐसा रिएक्शन दिया था, वरना उसका दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का था। आग्नेय ने खोए हुए ही अपने कदम माया की तरफ बढ़ा दिए। वो माया के समाने आकर रुका और माया की तरफ अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। आग्नेय को अपने पास में देखकर माया के कदम रुक गए। उसने एक बार आग्नेय का अपनी तरफ बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को देखने लगी। इधर आगत जो माया में खोया हुआ सा उसे देख रहा था। उसकी नज़रें जैसे ही माया के सामने खड़े आग्नेय पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया और उसने गुस्से से कांपते हुए अपने कदम माया की तरफ बढ़ा दिए। माया और आग्नेय एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सारे मेहमान हैरानी और कंफ्यूजन से आग्नेय और माया को देख रहे थे, क्योंकि आग्नेय ने जिस तरह से माया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया हुआ था, वो कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ही अपनी बंदी के लिए बढ़ाता है, और वे दोनों जिस तरह एक दूसरे में खोए हुए थे, उसे देखकर लग रहा था जैसे दोनों के बीच न जाने कितना गहरा प्यार हो। लक्ष्य माया के पीछे खड़ा गुस्से से आग्नेय को घूर रहा था। इधर रिवांशी की नज़रें बस लक्ष्य पर टिकी हुई थी। रिवांशी अंधेरे में खड़ी थी, इसलिए लक्ष्य को वो अब तक नहीं दिखी थी। माया ने कुछ पल आग्नेय की आंखों में देखा और दूसरे ही पल उसके हाथ में अपना हाथ रखने वाली ही होती है, लेकिन तभी आगत जल्दी से माया के पास आया और माया का आग्नेय की तरफ बढ़ा हाथ तुरंत अपने हाथ में लिया। आगत के इस एक्शन से सब एकदम से हैरान रह गए। इधर आग्नेय जो माया की आंखों में देख रहा था, माया के हाथ को किसी और के हाथ में देख उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया। दूसरे ही पल आग्नेय ने सर घुमा अपने बगल में माया का हाथ पकड़े खड़े आगत को देखा, जो मुस्कुराते हुए माया को देख रहा था। इधर माया का चेहरा भी एकदम से काला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर जो अब तक हल्की सी स्माइल थी, वो आगत को देखकर एकदम से आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें, और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।